बेसिकली हमारे पास एक एटम होता है और एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियस की डिवीजन कर देते हैं तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन कर दें तो वो जो है ना फर्दर न्यूक्लॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका हमने अभी डिस्कस किया भी था पीछे। अच्छा, अब न्यूक्लॉन और न्यूक्लॉन को कर दें अगर माइनस न्यूक्लियस से तो वो मैच डिफेक्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इतना मैच दोनों में डिफरेंस आ रहा होता है, तो वो हम मैच के इक्वल होते हैं, ये हमने क्वेश्चन की रीड भी की थी, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो पैकिंग फ्रैक्शन कहती है। वो क्वेश्चन ये आ भी देता है और ई कैड में भी आया था कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है ना वो बेसिक होती क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन से पहले ना पैकिंग फ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन असल में होती क्या है। अच्छा, पहले आप इसका मैं फार्मूला आपको अगर बता दूं पैकिंग फ्रैक्शन का, ये ये आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है सबसे पहले। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन असल में होती क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन ये होती है कि अगर हम जो मैथ डिफेक्ट है पर न्यूक्लियन अगर फाइंड कर रहे हैं, अगर हम मल्टीपल न्यूक्लियन का नहीं सिर्फ पर न्यूक्लियन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करें तो वो मैथ जो है ना वो पैकिंग फ्रैक्शन होगी पर न्यूक्लियन के हिसाब से, जिसको हम डेल एम ओवर एम एटॉमिक नंबर से शो करते हैं, ठीक है। और अगर एटॉमिक नंबर को अटोमिक मैस को फर्दर डिवाइड करें तो वो जेड प्लस ए के इक्वल होता है, जो कि हमें पता भी है। बाकी जो मैथ्स है, मैथ्स ये यहाँ पे जो डेल्टा में एम है वो मैथ्स डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, और मैथ्स डिफेक्ट का हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है कि न्यूक्लियस को इसमें माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा जेनेरिक फार्मूला है। तो इसमें अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन, अच्छा जो ई कैड में क्वेश्चन आता था ना वो ये क्वेश्चन आता था ई कैड में कि पैकिंग फ्रैक्शन माइनस कब होता है और पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कैसे करना होता है, ये दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नेगेटिव की बात करें कि नेगेटिव हम पैकिंग फ्रैक्शन कब लेते हैं, जब भी हमने किसी न्यूक्लॉन की या किसी एलिमेंट या किसी पार्टिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, उसकी स्टेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो हम पैकिंग फ्रैक्शन को नेगेटिव में ले रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हमने स्टेबिलिटी ना चेक करनी हो तो फिर हम पॉजिटिव में लेते हैं। अब वो क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव में लेने के लिए करना क्या होता है। करना ये होता है कि हमें पता है कि जब हम मैच डिफेक्ट फाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियन से न्यूक्लियस माइनस करते हैं। अब जेनेरिक सी बात है कि न्यूक्लियस जो है वो एक बड़ा पार्टिकल है, जाहिर सी बात है कि इसका जो है ना वेटेज ज़्यादा होगा, इसका मैस ज़्यादा होगा, तो ये नेगेटिव साइन फिर आता है। अब इस नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि हम न्यूक्लियस को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। जब हम उसको न्यूक्लियस को पहले लेंगे यानी कि हम बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइन है आपके पास हो रहा होता है। तो ये सिंपल सी इसमें एक दो चीज़ें ये आपने याद रखनी है, और बाकी जितना भी ये सारी डेरिवेशन वगैरह की है ये आप सारी इसको स्किप कर सकते हैं। ये जितनी भी डेरिवेशन सारी की है इसको आप शुएब भाई, जी जी। मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा उलट बता गए हैं। न्यूक्लियस की तो कम होती है, न्यूक्लियस का मास तो कम होता है, उसी को मास डेफिसिट कहते हैं न्यूक्लियॉन्स की निस्बत। न्यूक्लियस का मैस कम होता है, जी जी जी। एक न्यूक्लियॉन्स सेकंड, कम सॉरी होता सॉरी सॉरी। न्यूक्लियस का जो मैस होता है वो न्यूक्लियन से कम होता है, ये इसको करेक्शन कर लें। न्यूक्लियस का जो मैस होता है वो न्यूक्लियन से कम होता है, इसको हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। और न्यूक्लियन जो होता है वो मैंने बता दिया कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के कंबाइन से जो है ना वो बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये, अगर आपको समझ आ गई हो तो ताकि इसको मूव ऑन कर दूँ नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये जितनी भी ग्राफ वगैरह भी जो है ना करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ आपको अनटिल अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन या हो लॉन्ग क्वेश्चन हो वहाँ पे पूछा जाता है ग्राफ का। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी रह गया पीछे हमारा। बाइंडिंग एनर्जी का जो ना वो सिंपल सा मैंने आपको पहले बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि जब भी हमने किसी पार्टिकल को ब्रेक करना हो तो हमें बाइंडिंग फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। और अगर किसी पार्टिकल को दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो फिर भी हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो ये कम्बिनेशन अगर किसी दो न्यूक्लियाई का करना हो तो तब हमें चाहिए होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेट्स सपोज हम प्रोटॉन ले लेते हैं और न्यूट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को कंबाइन करना है न्यूक्लियस में तो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और अगर हमने इसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा तब भी हमें सेम एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। तो इस बात को हमने आपने याद रखना है। अच्छा, इसका जो फार्मूला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बहुत ही फेमस फार्मूला है, इसको सिर्फ आपने याद रखना है। इसके अंदर से बाकी जो भी डेरिवेशन है यहाँ से इसको फर्दर जो मैथ हमने फाइंड किया था उसको हम पुट करके डिफेक्ट मैथ जो है उसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है ना मेन फार्मूला आपने इसको माइंड में रखना है।
ठीक है जी, ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। ग्राफ को आप ना करें, ग्राफ को छोड़ दें, इसकी जितनी भी डेरिवेशन है उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो है रेडियो एक्टिविटी। यहाँ तक जो हमारी न्यूक्लियस की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बात थी वो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे जितनी भी बात आएगी वो आएगी रेडियो एक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेडियो एक्टिव होती क्या है, रेडियो एक्टिव के मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन से जो एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आएंगे, उसका फिनोमेना हम देखेंगे कि किस तरह से अकर हो रही होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने रेडियो एक्टिव देखना है कि इसके पार्टिकल्स या इसके जो है ना कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनको हम रेडियो एक्टिव कह सकते हैं। तो उसमें एक जेनेरिक स्टैंडर्ड जो है ना वो ये होता है कि जब हम अटोमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का अटोमिक नंबर जब ग्रेटर देन 83 होता है, आई थिंक 82 होता है, तो हम उसको जो है ना कह देते हैं कि ये अटोमिक जो ये जो एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले इसमें बात याद रखनी है। जैसे ही किसी एलिमेंट का अटोमिक नंबर इंक्रीज हुआ 83 से, तो वो आपका रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। पहली आपकी बात ये जो है ना आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब जब आपका कोई भी एलिमेंट जब रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है, तो उसके अंदर से एक स्पेशल टाइम स्पेंड लगा दी जाती है, जिसे हम टाइम डिसइंटीग्रेट भी कहते हैं, टाइम डिसइंटीग्रेट। अब इस टाइम डिसइंटीग्रेट का ना आपको कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब इसको पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में कि क्या होता है, इसके नीचे ऑप्शन कुछ कुछ दे दिए गए होंगे। अब इसमें ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है आपके पास, ठीक है। अब उस पार्टिकल का जो है ना अपना जो एक एटम है उसका एक अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अच्छा, अब डिसइंटीग्रेट क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना ये टाइम के साथ साथ अपने आप को ब्रेक करता रहता है, और ब्रेक करके एक अगेन न्यूक्लियस बन जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर अगेन ब्रेक हो जाता है, फिर एक न्यूक्लियस बन जाता है। यानी ये एटम जो है ना ये ब्रेक होता है, रिफॉर्म होता है, ब्रेक होता है, रिफॉर्म होता है। अब ये क्यों ब्रेक होता है, क्यों रिफॉर्म होता है, इसके अंदर ज़्यादा अभी तक इसने इतनी सर्च नहीं की हुई, ना इतने कुछ ने बताया हुआ कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। बस ये बताया हुआ कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि टाइम जो है वो सॉरी टेम्परेचर जो है वो डिपेंड नहीं करता, उसकी वजह से ब्रेक नहीं हो सकता। उसका जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वजह से नहीं हो सकता, केमिकल रिएक्शन उसकी वजह से नहीं हो सकता। तो इसके जो रिमेनिंग जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है कि उस वजह से वो ब्रेक हो रहा हो। यानी कि एक एटम ब्रेक होता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है। और जब ये हमें एक चीज़ का पता है कि जब भी कोई पार्टिकल ब्रेक होते हैं तो उसमें से रेडिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा बाहर से इमिट हो रही होती है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है, ठीक है। वो डिफरेंट तरह की होती है, वो भी हम रेडियो एक्टिव की रेडिएशन में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इस चीज़ को फर्दर समझने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, मैं अब इस चीज़ को यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको सारी बात जो है ना क्लियर समझ आ जाएगी। अब हमें ये पता चल गया कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो एटॉमिक नंबर 82 या 83 से ऊपर हो तो उसको हम रेडियो एक्टिव कह देते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक लेड का चैम्बर है। अब इस लेड के चैम्बर के अंदर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ इसके अंदर। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ना आगे हमने एक वैक्यूम चैम्बर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल की पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो प्लेट्स हैं। अब जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें पता है कि ये जब कुछ टाइम के बाद इसका न्यूक्लियस रिफॉर्म होगा, इसका न्यूक्लियस दोबारा बनेगा। जब वो न्यूक्लियस बनेगा तो यानी उसके अंदर ब्रेक की फ्यूजन रिएक्शन होगा या वो ब्रेक होगा, ठीक है, किसी ना किसी वजह से। जब ब्रेक होगा तो यहाँ से उसकी तीन रेडिएशन निकलेंगी, जिसको अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। अब अल्फा जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए वो जो है ना नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव हो जाती है। और जो बीटा होती है वो नेगेटिव होती हैं, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो जाती हैं। और जो गैमा होती हैं इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसको यूजुअली नेगेटिव कहा जाता है कि ये नेगेटिव कैटेगरी में यानी न्यूट्रल कैटेगरी में जो है ना फॉल कर रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ना इस चैम्बर को एक्सपेरिमेंट को करने का ये प्रोसेस है। तो अगर यहाँ बात की जाए कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी हमें रेडियो एक्टिव की यूनिट का बताएं, यूनिट किसके इक्वल होती है, तो उसकी क्यूरी यूनिट होती है, QCURI, क्यूरी से डिफाइन करते हैं। बाकी अगर 1 क्यूरी का फर्दर हम इसको करें एक्सप्लेन, तो आई थिंक ये 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18 पर सेकंड, यानी इतने सेकंड में जो ना इतने रेडिएशन जो ना वो रिलीज हो रही होंगी पर सेकंड में, ये होती है, इसकी यूनिट होती है। आई थिंक ये यहाँ पे कहीं लिखा होगा तो इसको आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बस रेडिएशन के पॉइंट चैप्टर में इतना ही है। और इसमें जो है ना फर्दर अल्फा डिके है, बीटा डिके है और गैमा डिके है। वो अगर मैं यहाँ बता ही देता हूँ उसका भी, अगर यहाँ पे डिस्कस किया हो तो यहाँ पे एक सेकंड जी, ये यहाँ पे दिया हुआ है इसने।
लेट्स सपोज हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे ये बताया हुआ कि अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है। यहाँ पे हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसका अटोमिक नंबर है और जिसका अटोमिक मास है, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल में ये कहता है कि जब भी अल्फा पार्टिकल बनेगा वो एटॉमिक नंबर से जो है ना, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 4 टाइम कम हो जाएगा, तो जो उसका एटॉमिक मास है वो -2% कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर से एक जो हीलियम जो है ना वो एक सेपरेट बन जाएगा जिसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। अल्फा की फॉर्म में एक हीलियम जो है सेपरेट एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा साथ। तो यहाँ पे उसने एक सैंपल दी हुई है रेडियम की। रेडियम का जो है 226 एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो होता है 88 होता है, एटॉमिक मास 226 होता है। अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, उसको इसकी फॉर्म में अल्फा की फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पे हीलियम आ गया अल्फा की फॉर्म में। और रिडोन आई थिंक इसकी ये जो है ना गैस है जो 222 होगी, यानी 226 से -4 हमने किया तो 222 हो गया, और 88 से हमने -2 किया तो 86 हो गया। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास एक रेडियम दिया हुआ होगा, उसका एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि अगर ये ब्रेक होता है तो उसमें अल्फा पार्टिकल्स के किस किस तरह से डिवीजन हो रही होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका ये अल्फा पार्टिकल की डिके आ गया। हम बीटा पार्टिकल की जब डिके की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अगेन वही सेम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि जो आगे फर्दर फॉर्म बनती है, जो नया न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपको जो बन रहा होता है उसमें जो एटॉमिक मास होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना वो एक इंक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज होने की बजाय एक बढ़ जाता है बीटा पार्टिकल की फॉर्म में, बीटा पार्टिकल के केस में, ठीक है। और इसमें प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो भी फॉर्म हो जाता है। ये आपका है बीटा, यानी कि बीटा के केस में। और अगर हम गैमा की बात करें, गैमा का हमें पता है कि ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है बेसिकली, आपका यहाँ पे एक न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है। जब भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये ब्रेक हो या दोबारा रीफॉर्म हो, यानी ये अपने जब भी आपका ना कोई एलिमेंट ब्रेक होता है ना, वो किस वजह से ब्रेक होता है, उस पर कोई ना कोई एनर्जी फॉल होती है, कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है। जब भी रिएक्शन होता है तो उसके पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसके जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट के बाद जाहिर सी बात है कि जो उसका न्यू न्यूक्लियस है वो फॉर्म करना होता है। तो जब ये गैमा के रेज में क्या होता है कि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है ना वो वापस आ जाती है नॉर्मल स्टेट के अंदर, यानी आपकी एक्साइटेड स्टेट है वो नॉर्मल में आ जाएगी, वही आपका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन इसमें साथ जो है ना आपकी गैमा रेज जो है ना, गैमा जो रेज है वो जो है ना वो रिलीज हो रही होंगी, ठीक है। बस इस रेडियो एक्टिव में इतना ही है, ये कुछ चीज़ें अल्फ़ा रेज डिके, गैमा डिके और बीटा डिके। और फर्दर मैं आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव में कौन से एलिमेंट फॉल करते हैं और उनको हम टाइम डिस इंटीग्रेशन जो है ना वो हम किस तरह से कह रहे होते हैं, और क्यूरी इसकी यूनिट है, और क्यूरी को हम फर्दर किस तरह से करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको जो है ना वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हाफ लाइफ के ऊपर है। यहाँ पे जितनी भी थ्योरी है वो आप इसको अगर रीड करना चाहें तो आप उसको खुद जो है ना वो रीड कर सकते हैं। हाँ, अच्छा जी, हाफ लाइफ में अब क्या है कि हमने अगेन हम पीछे वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब उसने ब्रेक होना है, ब्रेक होके उसने एक नया न्यूक्लियस बनना है जिसको हम यहाँ पे वाई की फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हाफ लाइफ की उसने फॉर्म में कहा हुआ है कि ये आपके पास पेरेंट है और ये आपके पास जो है वो डॉटर है, ठीक है, डे की फॉर्म में। अब जब ये ब्रेक होगा तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि ये 3 काम करेगा, 3 तरह की रेडिएशन रिलीज करेगा, एक अल्फा होंगी, एक बीटा होंगी और एक आपके पास गैमा होंगी, ठीक है। अब यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी जो जितना टाइम रिक्वायर होता है ना आपको इसके अंदर डिके होने के लिए एक्स से वाई के अंदर, यानी एक्स टू वाई जाने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर हो गया वो उसको उसका हाफ टाइम कहते हैं, ठीक है। और जितना भी जब ये डिके हो रहा होता है तो ये किस तरह डिके होता है, यानी कि यहाँ पे अगर इसके 6000 एटम्स हैं, लेट्स सपोज किसी न्यूक्लियस के 60,000 एटम्स हैं, वो जब डिके होता है तो उसके हाफ रह जाते हैं, वाई में होगा तो उसके 30,000 रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन को हम करें तो द टाइम इन विच एलिमेंट्स द एटम एलिमेंट्स बिकम हाफ, तो एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और उस टाइम को जो है हम हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। और अगर इसके फर्दर हम जब डिके करेगा ये 30K से तो वो 15K में करेगा, और अगर फर्दर ये करेगा तो फिर 7.5 में करेगा, उसको फर्दर करेंगे तो फिर 3.334 में, इस तरह से वो डिके कर रहा होगा,
ठीक है जी, ये आपका हो गया था यहाँ पे हाफ लाइफ का। और इसके बाद इसको, अच्छा इसकी जब हाफ लाइफ की एक और भी एग्जाम है यहाँ पे डेफिनेशन, कि जब आपका जो टाइम रिक्वायर होता है स्प्लिट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को इनटू टू पार्ट्स, तो वो उसका जो है ना हाफ लाइफ होती है। इसकी भी, ये भी एक इसकी सेकंड जो है ना वो डेफिनेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं, वो आप याद रखिएगा रेडियम की, कि रेडियम को जो है ना कितना टाइम लगता है। तो रेडियम को जो है ना 1000 एक हजार और 620 साल लगते हैं कन्वर्ट होने में, अपने दो पार्ट में, दो स्प्लिट होने में 1620 1620 ईयर्स लगते हैं, ठीक है, डिवाइड होने के लिए। ये एक एग्जांपल है रेडियम की। अच्छा जी, बाकी अच्छा एक ई कैट में क्वेश्चन आया हुआ था, कि क्वेश्चन ये था कि रेडियो एक्टिविटी हम होती किस वजह से है, कि रेडिएशन जो है वो क्यों रिलीज होती है, कि इसकी क्या रीज़न क्या होती है बेसिकली। तो इसका जो बेसिक आंसर है वो तो किसी को नहीं पता, कि रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो रेडिएशन क्यों इफेक्ट हो रही होती है, क्यों डैमेज हो रही होती है, मैंने पीछे बताया भी था आपको। तो लेकिन उसका यहाँ पे ना क्वेश्चन आंसर ये आ जाता है कि वो एक दो फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से वो, कि वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकते। एक टेम्परेचर मैंने बताया था, केमिकल रिएक्शन था, और प्रेशर था। ये तीन चीज़ें, ये इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा। लेकिन अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने इसको इसको प्रूव नहीं किया कि किस नहीं वजह से होता उसके बाद एक्सप्लेन कर दूं अगर आप कहें तो। है। जी 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 जी, कर दो। रीज़न ये होती है ना कि 80 से ऊपर जब आप जाएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर जो होते हैं उनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। 82 से ऊपर जो है उसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो जाता है। तो उस एटम को दोबारा स्टेबल करने के लिए, उसका एटॉमिक मास दोबारा कम करने के लिए फिर वो रेडिएशन एमिट करना शुरू हो जाता है। जैसे भी आपने बताया ना, ऊपर के अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो हम्म। उसके एटॉमिक मास में वो जो है 4 की कमी आ जाती है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये बेसिकली उसको अनस्टेबल करता है। तो वो रेडिएशन एमिट करके दोबारा स्टेबल होने के लिए ये जो है ना रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से गुजरते हैं एटम्स। यानी कि आप तो कहना ये चाह टू रहे बी हैं कि जब भी कोई न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है टू फॉर्म के अंदर, तो वहां से उसकी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है रेडियो एक्टिविटी। इसको ब्रेक होना नहीं कहना चाहिए, असल में ये कन्वर्जन है। कि मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह एक हैवी न्यूक्लियस है ना, डिवाइड कह तो लें वो या अपने conversion, जी जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लूज करके किसी छोटे मास वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। जी जी। नहीं तो जब वो कन्वर्ट होता है तो साथ उसकी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ना, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस का एक लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी होता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्स में, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई पार्टिकल ब्रेक होगा या उसकी डिवीजन होगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो जाहिर सी बात है फिर रेडियो एक्टिविटी मस्ट है कि उसकी वहाँ पे फॉल करेगी। तो फिर तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन होने चाहिए आपके प्लेनेट के ऊपर। इसलिए ये जो चीज़ थी ना कि 82 से ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं, 82 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का 84 है तो वो अपनी रेडिएशन जब एमिट करेगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल उसने जब एमिट कर दिया, उसके 4 कम हो जाएगा एटॉमिक मास। तो 84 से कम होके वो 80 पे आ गया। तो अब मजीद वो रेडिएशन एमिट नहीं करता। ठीक है ठीक है। अच्छा वैसे मैंने इस पे ये जो है ना कि हर वक्त नहीं, जी जी इसलिए फिर वो हर वक्त नहीं कर सकेगा। यानी कि जो अनस्टेबल एलिमेंट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ वो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए फिर ये 3 किस्म के रेडिएशंस में से कोई भी एमिट कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स भी एमिट कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी एमिट कर सकते हैं, और गामा पार्टिकल्स भी एमिट कर सकते हैं। नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह यूरेनियम है वो क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और जी जी। दूसरे एलिमेंट्स भी हैं जो कि इस तरह रेडिएशन के थ्रू, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू स्टेबल हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होकर। सही। नहीं, मैंने वैसे काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था, तो मुझे यहाँ तक यही चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही थी कि रेडियो एक्टिविटी का ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं उन्होंने साइंटिफिकली दिया हुआ था कि ये बेसिक होती क्यों है। आई थिंक एटॉमिक नंबर की फिर एक रीज़न हो सकती है। तो इसको फिर आप एटॉमिक मास, एटॉमिक मैस की। हाँ जी, कि एटॉमिक मास उसका स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए वो जो है वो स्मॉलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू, लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी एडवांस लेवल की है। मैं इस वजह से उस पर बात नहीं करना चाह रहा कि जो है नहीं वो नहीं, होते हैं शेल देखे ना, थ्योरी जो है। आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। हाँ जी अब आइसोटोप्स जी पे जी। क्या होता है कि उसका एटॉमिक मैस सेम होता है, ऐसे ही होता है ना। एटॉमिक एटॉमिक मास सेम नहीं होता, एटॉमिक नंबर सेम होता है। नहीं नहीं, उसका एटॉमिक नंबर आई थिंक डिफरेंट होता है, या एटॉमिक मैस सेम होता है, इस तरह से होता है।
एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, जिस अब तरह उस ऑक्सीजन ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से है। तो उसमें अब अगर हम ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट को लेते हैं आइसोटॉप्स के ऊपर, तो फिर उसको भी रेडियो जी एक्टिव जी, के टर्म में आना चाहिए कि अगर उसका ये 83 थोड़ा से सा 84 से ऊपर हो जाता है atomic number। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यूरेनियम की अगर आप एग्जांपल लें तो यूरेनियम 92 और 238, जी अब जी, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है ना, हाईली स्टेबल एलिमेंट जो है वो आयरन है 53 पे, हम्म, इससे ऊपर क्रॉस करना शुरू होते हैं तो फिर ये डिफरेंस ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी अगर आप देखें ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि 82 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन यूरेनियम पे जाएं तो यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वो जो है वो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो भी काफ़ी हाई है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है जी। अच्छा, इस बात को जो है ना रिकॉर्डिंग में भी आगे होगी, आप इसको अदनान बात को भाई, जरा माइंड में रखिए जी। आपने जो एक्सप्लेन करना है वो कर दें, जितना भी करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं ना आपकी कि आवाज़ ये नहीं आ रही डिफरेंट क्लियर, स्टेबल। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि अब आ रही है आवाज़। जी जी। हमदान भाई कह रहे हैं ना कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये काफ़ी ऊपर के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप कर दें क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी और टेस्ट के लिए भी, दोनों के लिए। जो चीज़ें हैं वो आप खुल के इसकी बता दें। वो बेसिकली शेल थ्योरी है ना, अगर आप बात करें तो वो बीएस के लास्ट सेमेस्टर्स में होता है। आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स के लोग हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शेल थ्योरी ये है कि जो एटम्स जो होते हैं ना, जिस तरह आपने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट बना के 9th क्लास में ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह वो ये है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उनके भी शेल्स होते हैं, और वो हर शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करके उस एटम को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो बेसिक रीजन यही है कि एटम रेडिएशन एमिट जो करता है ना, जो रेडिएशन यानी कि अल्फा पार्टिकल एमिट इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी स्टेबल है और जो दूसरा न्यूक्लियस बनेगा वो भी स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये बेसिकली रेडियो एक्टिव एमिशन होती है। और जो वो एमसीक्यू था फिर उसका आंसर क्या आएगा? उसका एमसीक्यूज ये उसमें ऑप्शंस में अगर ये गिवन है कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए है तो फिर आप वही चूज कर लें कि वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो है वो रेडियो एक्टिव डिके की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो समझ आई ना वो ये होती है कि अगर एक न्यूक्लियस है, ये मुझे बता दीजिएगा अगर सही है पॉइंट तो। अगर एक न्यूक्लियस है, उसका जो जब वो ब्रेक होता है तो उसको एटॉमिक एनर्जी चाहिए होती है कि वापस रिज्वाइन कर सके, बाइंडिंग एनर्जी जिसे हम कहते हैं, बीई कहते हैं। तो जब तक उसे बाइंडिंग एनर्जी वो नहीं मिलेगी तो वो रेडियो एक्टिव एमिट करता रहेगा क्योंकि वो अनस्टेबल रहेगा। जब उसे वो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी तो वो वापस उसे न्यूक्लियाई की फॉर्म में आ जाएगा। ये बात सही है? जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है ना वो मैं बता रहा था 2 पॉइंट से कि रेडियो एक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आई थिंक उन्होंने भी क्लियर कर दिया पॉइंट को। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसको आप इस तरह वो से। वो शुएब भाई, वो मैं आप शायद उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि रेडियो एक्टिव रेट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कि कोई एटम जल्दी डिके कर रहा है या कोई एटम देर से डिके कर रहा है। तो उसका आंसर बिल्कुल आपने ठीक दिया है कि ये हम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कुछ एटम्स हैं वो जल्दी डिके कर जाते हैं। जिस तरह आपने अभी बताया, किसका बताया था कि उसकी 1600 कुछ रेडियम हाफ लाइफ रेडियम थी। की। तो कुछ, हाँ रेडियम, वो रेडियो एक्टिव डिके रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आधे एलिमेंट्स में यानी 6000 से वो 30,000 3000 एलिमेंट्स एटम्स कितनी देर में बनेंगे, वो रेडियो एक्टिव डिके रेट है कि ठीक हाफ है। हाफ ऑफ द एटम्स कब बचेंगे, उससे हाफ फिर कब होंगे, वो चीज़ है। आई थिंक काफ़ी पॉइंट्स में क्लियर हो गया। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो ज़रा फिर अगर किसी ने अगर पॉइंट ऐड करना हो, इनपुट देनी हो अपनी, तो वो बता दें इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो। काइंडली अगर प्रॉब्लम सॉल्व करे तो वो अच्छा होगा। ये थ्योरी इतनी मैटर नहीं करती। नहीं, हमारे इसमें जो है ना ज़्यादातर जो फार्मूलाज ड्राइव हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिके रेट है डेल एन बाय डेल टी, ये हमें जब तक उसका मेन नहीं पता होगा कंसेप्ट तो हमें पता नहीं चलेगा कि डेल एन बाय डेल टी होता क्या है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास ये एक दो फार्मूलाज हैं जिसमें ये लैम्डा वगैरह दिया हुआ है, डिके कांस्टेंट जो दिया हुआ है, तो इसको हम जब थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये लास्ट 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनका तो आपको ना पढ़ें तो ये आपके ऊपर अपना ही नुकसान है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे टेस्ट क्लियर कर देते तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि वो बंदे जो बैठे होते हैं ना वहाँ पे
3 बंदे वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे एक टिनको का बैठा होता है और एक एटॉमिक एनर्जी का बंदा होता है और एक एचओडी होता है आपके जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया होगा। उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना इस तरह से ही पूछने। बाकी जो ये है ना आपके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, उसमें भी उसने यही चीज़ें फार्मूलाज वगैरह इसी पॉइंट से वो अप्लाई हो रहे हैं, जिस पॉइंट से हम डिस्कस कर रहे हैं ना थ्योरी को, इसी तरह से। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं। अभी इस बात जो अभी हो रहा था, एक आ जाती है बात रेडियो एक्टिव रेट की, डिके रेट की, कि डिके रेट जो है ना वो किस तरह से होता है। तो डिके रेट के पॉइंट से ना वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो अभी तक इसका जो है ना वो मैंने आपको बताया था। तो वो उसका हमें नहीं पता कि वो किस फैक्टर से वो डिके कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो फैक्टर्स किन पे नहीं डिपेंड करता है, वो उसमें प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन आ जाता है, इस पे वो डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा हमें नहीं पता कि वो किस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है वो होती है किसी भी न्यूक्लियाई की अनस्टेबिलिटी, कि वो न्यूक्लियाई जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करता है, तो उस गेन करने के प्रोसेस में जो है ना वो डिफरेंट रेडिएशन जो है ना वो ओमिट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इसमें ये अभी रेडियो एक्टिव में है ना हमने ये बात की है। अच्छा, बाकी ये जो मैंने फार्मूलाज कुछ हम पे ड्राइव किए थे, डिके रेट का आपको यहाँ पे इन 2 फार्मूलाज को पता होना चाहिए। यहाँ पे डिके रेट किसके इक्वल होता है, और यहाँ पे ये जो है आपके पास कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली यहाँ पे डिके को शो कर रहा है, कि यानी कि आपका जो भी पार्टिकल है वो डिक्रीज हो रहा है, उसकी लाइफ डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे बस इसका इतना ही है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन जो टॉपिक है उसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपका वही जो रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन है अगर वो किसी मैट्रिक के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो फिर उसके साथ क्या इफेक्ट होता है। डिके रेट अल्फा बीटा गामा का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये इसका बता दें ज़रा, अगर मुझे इसका नहीं इतना आइडिया कि वो टेम्परेचर वगैरह पे, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है फिजिक्स की। तो नहीं नहीं, रेडिएशन जो है ना वो तो उसकी फर्दर है, हम रेडियो एक्टिव मटीरियल की बात कर रहे हैं। जो अल्फा बीटा गामा उसकी बात नहीं कर रहे, हम रेडियम की बात कर रहे हैं कि अगर रेडियम जो है ना अगर उसकी हाफ लाइफ 1620 है तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो किस वजह से हाफ हुआ है, उसकी बात करें। अल्फा बीटा गामा की वो आई होप सो कि वो करते होंगे, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करते होंगे। अच्छा जी, ये आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें रेडिएशन की बात करते हैं, उसमें अल्फा की बात करते हैं, बीटा की बात करते हैं और गामा की करते हैं। तो वो हम इसमें बात करते हैं कि ये जो आपके पास रेडिएशन होती हैं उसको किसी भी मटेरियल या मीडियम या किसी भी के साथ जब हम इंटरेक्ट करवाते हैं तो फिर क्या आपका इंटरेक्शन करवाते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें आप किसी शीट को ले लें या किसी भी पॉइंट को ले लें। तो यहाँ पे मैं बात अल्फा पार्टिकल की करूँगा कि अल्फा पार्टिकल की जो है ना वो जब हम इंटरेक्ट करवाते हैं किसी शीट के साथ तो वो किस तरह से करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे जो मेन 2 चीज़ें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो किन किन चीज़ों पे ज़रूरत होती है इसको इंटरेक्शन करवाने के लिए। सबसे पहले तो लिखा हुआ है यहाँ पे रेंज का, कि आपका जो भी मटेरियल है उसकी रेंज पे डिपेंड करता है। हाफ लाइफ का एक न्यूमेरिकल करवा दें इसके क्वेश्चन पास। हाफ लाइफ जो है ना हम एक दफ़ा कंप्लीट कर लें इसको, कंप्लीट करके फिर उसको हम कर लेते हैं। बाकी हमने कल भी करने हैं पास पेपर्स वगैरह, तो उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर मैंने बता रहा था अभी। तो एक तो मैंने आपको रेंज का बता दिया कि जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है उसकी रेंज पे कि वो किस रेंज तक डिस्टेंस तक जा रहा होता है मीडियम के साथ। और दूसरा जो होता है ना कि वो जब तक वापस अपनी रेस्ट की हालत में नहीं आता अल्फ़ा पार्टिकल, तब तक वो जो है ना उसके साथ इंट्रैक्शन में रहते हैं आपके मीडियम के साथ। एक इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपका डिपेंड करता है किन की चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसमें 3 फैक्टर्स हैं किसी भी अल्फ़ा बीटा और गामा के। सबसे पहला जो होता है वो उसका मैस होता है, दूसरा उसकी एनर्जी होती है उसी पार्टिकल की, और तीसरा उसका होता है डेंसिटी होती है किसी मीडियम की, जिस मीडियम के साथ वो इंटरेक्शन में आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 3 फैक्टर्स इसने यहाँ पे डिस्कस भी किए हुए हैं, तो इन 3 फैक्टर्स को आपने याद रखना है। दूसरा यहाँ पे ना यहाँ एक लाइन दी हो 7000 की, ये वाली, इस लाइन को आपने माइंड में रखना है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो 7000 टाइम्स जो होता है वो मोर डेंस होते हैं देन इलेक्ट्रॉन। ये एक पॉइंट्स आपने इसमें रखना माइंड में। बाकी आप जो है ना इसको फर्दर खुद रीड कर लीजिएगा, जितनी भी लाइंस अगर आपको कोई लगे तो वो आप उसको देख लीजिएगा। और ये ग्राफ है, इस ग्राफ को मेरा नहीं ख्याल करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको फिर भी आप देख लीजिएगा कि इसकी करेक्टरिस्टिक जो है ना वो अल्फ़ा बीटा गामा की किस किस तरह से सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे आयोनाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, आयंस में किस तरह से ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इनकी रेंज में बात कर रहा था, रेंज किस तरह से होती है, इसकी एनर्जी किस तरह से होती है, स्पीड किस तरह से होती है, और ये अब्जॉर्ब किस किस मीडियम के साथ हो रहे होते हैं। ये शीट में हो जाता है बीटा, अल्फा पार्टिकल पेपर में होते हैं, और जो आपका गैमा है वो लेड शीट के साथ होता है।
अच्छा जी, आपका जस्ट 20 विपुल, पॉइंट। जी जी इस टॉपिक में से एक चीज़ मिस हो गई, वो मैं ऐड कर देता हूँ। वो ये है कि पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस तरह से भी आ रहे हैं कि इन पार्टिकल्स की, तीनों के अल्फा बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर से है कि इनका ऑर्डर क्या होता है, किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। गैमा पार्टिकल जो होता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, उससे कम बीटा पार्टिकल की और सबसे कम अल्फा पार्टिकल की है। और आयोनाइजिंग पावर के किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को पुश कर देना, बाहर निकाल देना, वो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, उससे कम बीटा पार्टिकल की और सबसे कम आयोनाइजिंग पावर जो है वो इसकी गैमा पार्टिकल की है। अच्छा, पेनिट्रेटिंग का आपने बताया था पहले गैमा की सबसे ज़्यादा है। हाँ जी, गैमा की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है और बीटा की उससे कम है और सबसे कम अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर है। ठीक है, और दूसरा आपने क्या बताया? आयोनाइजिंग पावर, कि वो अ, किस सब्सटेंस को कितना आयोनाइज कर सकते हैं। ये जो नंबर 3 पॉइंट है और नंबर 5 पॉइंट है, ये दोनों इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये टेबल भी जो आप शो कर रहे हैं ना, जी जी। इस पे के आयोनाइजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है और पेनिट्रेटिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा होती है। ओके ओके, यानी कि यहाँ पे आयनाइजेशन का पूछ सकते हैं कि वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है और अब्जॉर्ब की। ठीक है जी जी बिल्कुल। ठीक है। ये सारा टेबल इम्पोर्टेंट है, इसे पूरे को याद करना है। जी जी, इसको आप सारा कर लीजिएगा। वो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, और बता रहे हैं कि आयनाइजेशन का पूछ सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की 10 जो है ना रेज पर 4 जो है ना सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद बीटा की है, उसके बाद इसकी है। तो वो रेंज में पूछ सकता है कि किसकी सबसे ज़्यादा है, रेंज के पॉइंट से पूछ सकता है, और सोर्सेज का पूछ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पीड का भी इसमें वो पूछ सकता है कि स्पीड जो है ना वो कब से सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेडिएशन डिटेक्टर का। इसमें मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ये सारी डिस्कशन है 3 टॉपिक के ऊपर है। आपकी विल्सन क्लाउड के चैम्बर के ऊपर, और वेज मुलर आपका काउंटर है, एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। इसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ कि ये किस किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली बताया हुआ है कि अगर ये डिटेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो रेडिएशन होती है ना किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है आपके इन्वायरमेंट में, ताकि वो उस रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकें कि इसमें रेडिएशन इमिट हो रही हैं या इसमें रेडिएशन की कितनी अमाउंट है, किस जो है ना स्पीड वगैरह में यहाँ पे वेवलेंथ में वो मूव कर रही है। उसके लिए 3 बेसिकली चैम्बर्स बताए गए हैं। एक वेल्सन क्लाउड है, वेल्सन उसके बेसिकली नाम के ऊपर डेडिकेट किया गया ये चैम्बर। तो इसमें वो जो है ना आपकी रेडिएशन जो है ना वो डिटेक्ट हो जाती हैं। और दूसरा आपका मोलर चैम्बर है, इसके अंदर हो जाती हैं। और तीसरा ये आपका सॉलिड स्टेट। अब इसको पढ़ने में आई थिंक पढ़ने पे आ जाए तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो ये आप सारा इसको खुद जो है ना डिस्कशन जितनी भी इसमें लिखी हुई है वो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि किस तरह से रिएक्शन होता है। अब इसमें सबसे पहला तो आपको वर्ड पता होना चाहिए कि इसमें न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर का मतलब है कि न्यूक्लियस की बात कर रहा है ये बेसिकली। और दूसरा ये रिएक्शन का मतलब है कि ये इंटरेक्ट करवाने की बात कर रहा है, दोनों का इंटरेक्शन या रिएक्ट करवाने की बात कर रहा है। अच्छा, अब जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो हमने एक बात माइंड में रखनी है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्ट होगा या आपस में इंटरेक्ट करेगा तो उसकी आउटपुट की फॉर्म क्या होगी। वो आउटपुट की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ रेडिएशन भी रिलीज करेगा। इसकी मैं एग्जांपल ये दे देता हूँ। जो आपका यूरेनियम है, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे जब यूरेनियम डिवाइड होता है तो यूरेनियम जो है वो क्रिप्टॉन में और बेरियम में डिवाइड हो जाता है। जो आपका एक यूरेनियम है, आई थिंक ये 2 कितना मुझे एग्जैक्ट नहीं है, 23594 इस तरह से कुछ होता है। तो ये जब डिवाइड होता है जो क्रिप्टॉन में और बेरियम में हो जाता है, और इसके साथ साथ ये एनर्जी जो है क्यू, जिसको हम कहते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी अपनी जनरेट कर रहे होते हैं, इसको बना रहा होता है। और साथ ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर बनाता है, बना रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, जो हम कर रहे होते हैं। तो इसका उसने यहाँ पे यही दिया हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में होता क्या है। तो अगर इसको हम क्या कहते हैं डिफाइन करें तो ये इसका डेफिनेशन ये होती है कि रिएक्शन इन विच चेंज अकर हो रहा होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है इसके लिए आपको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। जितने भी आपके बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ तक ये आपकी बात होगी। और इसके अंदर अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल यहाँ पे हम इससे डिफरेंट ही कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रेडियम की। अब रेडियम का जो है एटॉमिक मास 226 होता है, और इसका 88 आपका एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका जब रिएक्शन होता है या इसका किसी भी न्यूट्रॉन या रेडियो एक्टिविटी अकर होती है, अगर हम चलें इस पर एग्जाम्पल करते हैं कि
जो न्यूक्लियर है ना रिएक्टर, उसके अंदर यहाँ पे एक रिएक्शन परफॉर्म हुआ जिसके ऊपर यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म उसके ऊपर की गई है, ठीक है। तो जब रेडियो एक्टिव परफॉर्म होगी तो इसके जो एलिमेंट्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, जब कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट करें ब्रेक ना मतलब वर्ड यूज करें, कन्वर्ट कर लें इसको। कन्वर्जन में जब ये होगा कि एक तो रेडॉन आपकी गैस जो है ना वो फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, जिसका 222 हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा, और 86 जो है इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है ना इसका हीलियम फॉर्म हो रही होगी जिसको हम अल्फा भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही आपको मतलब बात याद रखनी है कि जब भी एक ब्रेक होती है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ आपकी अगर बन रही होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन या कोई भी रेडिएशन की फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इसने यहाँ पे दिया भी हो, यही वो बिल्कुल श्योर भाई, बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें आप यही चीज वो जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो यही है कि रेडियम चूंकि अनस्टेबल है तो ये रेडॉन गैस और हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल होने के लिए। बिल्कुल यही बात हम होने कर रहे बिल्कुल वो जब स्टेबल अगर होना चाहिए उसको तो उसको अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे समझ आई ना वो ये आई है कि वो स्टेबल जब होता है ना उसको अनस्टेबल जब होता है बेसिकली, उसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है कि जिस वजह से हमने उसको अनस्टेबल किया होता है ना, वो होती है आपकी रेडियो एक्टिविटी, या उसको कोई ना कोई फोर्स उस पर लगाई होती है तो वो कन्वर्ट होता है। तो उसको वापस जब जाना होता है तो अनस्टेबल फॉर्म में से स्टेबल में, तो उसको जाहिर सी बात है बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है जिसे हम बी कहते हैं। तो जो मुझे बात समझ आई ना, जब तक उसे बाइंडिंग एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रेडियो एक्टिव भी कहलाया जाएगा वो एलिमेंट। ये इसमें अच्छा, अगर ना इसमें एक और पॉइंट है जी, रेडियो एक्टिविटी असल में ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए वो अनस्टेबल में से स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। जी जी वो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अच्छा उस प्रोसेस का नाम रेडियो एक्टिविटी है कि कुछ रेडिएशन उसने एमिट की और उसमें जो है ना वो स्टेबिलिटी उसमें प्रोड्यूस हो गई है। जी जी बिल्कुल। अच्छा इसमें ना अगर किसी और ने कोई इनपुट अपनी देनी हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इसमें कोई और चीज़ किसी ने ऐड करनी हो तो वो अपनी इनपुट लाजमी इसमें शेयर करें।